बस एक बात कहूँगा आखिरी में, जुल्म भी खत्म होगा, अब्दुल्ला भाई अल्लाह हाफिज। जालिम भी खत्म होगा। अरे अब्दुल्ला भाई कल दो बड़ी घटना घटी है और मुसलमानों के लिहाज से दोनों बड़ी खबर है। एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। 800,000 Tutsis and other Rwandans were murdered in 1994. We cannot let that happen in India. ये वीडियो है जेनोसाइड वॉच के प्रेसिडेंट ग्रेगरी स्टेटन का, जो कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड हो सकता है। जिस तरीके से धर्म संसद में यति नरसिंहानंद और उनके साथियों ने जो प्लान बनाया था या डिस्कस किया था कि कैसे मुसलमानों को मारा जाए, ओपन खुली थ्रेड दी थी, उसको देखते उसके बाद जब पुलिस की कार्रवाई नहीं होती है तो लगता है कहीं ना कहीं जो भारत की माइनॉरिटी है उसके साथ भी जेनोसाइड हो सकता है। और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरीके से 1998 में रवांडा में जो वहाँ की माइनॉरिटी थी उनको स्टेट ने मिलकर कत्ल किया था, उनका जेनोसाइड किया था, उसी तरीके से भारत में भी हो सकता है। जो हरिद्वार में धर्म संसद हुआ था वो बड़ी खबर बनती है दुनिया भर में, जिसके बाद कल यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी होती है। जब इंटरनेशनल लेवल पे देश भर में और यूपी चुनाव को देखते हुए दबाव बना और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल जाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए कहा कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, तब जाके उनकी गिरफ्तारी होती है। आप सोचिए ये व्यक्ति कितना ताकतवर है कि इस पे हाथ डालने से लोग कतरा रहे थे, डर रहे थे। अभी भी गिरफ्तारी भले ही हो चुकी है, लेकिन उनके ऊपर धाराएं देखनी पड़ेंगी कौन सी लगाई गई है और उनको कब तक जेल में रख सकते हैं, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से उनके लिंक है बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, बड़े बड़े सीएम के साथ, और पूरा जो उनका नेक्सेस है, कब तक उनको जेल में रहने दे सकता है या कब तक पुलिस उनको जेल में रख सकती है या उनको सजा भी होगी, ये कई सारे सवाल है। लेकिन इतना तय है कि इन लोगों ने भारत की पूरी दुनिया भर में बेइज्जती करवा रखी है कि वहां की माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। अगर पुलिस पहले ही ये कार्रवाई कर देती जो धर्म संसद 1 महीने पहले हुआ था तो इतनी नौबत नहीं आती, दुनिया भर में भारत की इतनी रुसवाई नहीं होती कि वहां की माइनॉरिटी इतनी महफूज नहीं है। इस तरीके से जितने भी जो माइनॉरिटी के खिलाफ वाकयात थे, चाहे क्रिश्चियनों के स्कूल पे हमला हो, चर्च पे हमला हो, वो सब जब इंटरनेशनल मीडिया ने कवर करा तब जाके प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में जब पीआईएल डाली गई तब जाके पुलिस ने कार्रवाई करी। और फाइनली जो यति नरसिंहानंद है जिन्होंने समाज में नफरत फैला रखी थी और लगातार मुसलमानों के जज्बात को, उनको गाली देना, उनके जो प्रोफेट है उनको गाली देना, तमाम तरह से मुसलमानों के जज्बात को भड़काना, उनको मारने की धमकी देना, उनकी महिलाओं को अपशब्द बोलना, तो इस तरीके से लगातार यति नरसिंहानंद जो नफरत फैला रहे थे, फाइनली उनकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन अभी भी उसमें जो और लोग थे उन लोगों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 लोगों की अभी सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, जिसमें वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और यति नरसिंहानंद। उसके अलावा जो प्रबोधानंद दास है या और जो लोग थे उनके ऊपर अभी कार्रवाई होनी बाकी है या उनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी खासकर मुसलमानों के लिहाज से, और इसके पीछे सारा क्रेडिट जाता है उन मुस्लिम युवाओं को जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जो सोशल मीडिया की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। उसमें खासकर जो ऑल्ट न्यूज के जुबैर हैं, मोहम्मद जुबैर, उन्होंने जिस तरीके से हेट क्राइम के खिलाफ, हेट स्पीचेस के खिलाफ जिस तरीके से एक्टिव रहे, पूरे इस मामले को जिस तरीके से उन्होंने उठाया, मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और जो ह्यूमन राइट वॉचेस ऑर्गेनाइजेशन थी, हर तरीके से उन्होंने अपने थ्रू पहुंचाया। आप समझिए कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल है। चाहे जुबैर खान हो, चाहे अलीसान जाफरी हो, चाहे दारा फारूकी, जितने भी सोशल मीडिया पर जो मुस्लिम युवा एक्टिव है, जिन्होंने इन इशूज को उठाया, दुनिया भर में इसको चर्चा में लाया, वाकई में वो इसके क्रेडिट के हकदार है। अगर वो ये काम ना कर पाते तो शायद ही इन पे कार्रवाई होती, इतना बड़ा दबाव बन पाता और सुप्रीम कोर्ट इन पर नकेल कसता। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि सोशल मीडिया ही असली मीडिया है, और सोशल मीडिया खासकर आज के ज़माने में मुसलमानों के लिए एक नेमत है, और इसको सही से इस्तेमाल कीजिए और इसका सदुपयोग कीजिए, ये आपके लिए बहुत पावरफुल साबित होगा। अब दूसरी खबर पे आते हैं। दूसरी खबर यह है कि जो आजम खां के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम खां, उनको रिहाई मिल चुकी है, उनको जमानत मिल चुकी है और कल वो जेल से रिहा हो चुके हैं। जेल से रिहा होते ही उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि 10 तारीख को
जो जुल्म है वो भी खत्म होगा और जो अत्याचारी है वो भी सत्ता से हटेगा। इन्होंने बड़ा बयान दिया है और साथ ही कहा है मैं चुनाव भी लड़ूंगा और जीतूंगा भी, और जो सत्ता में बैठे हैं नफरती लोग उनको हराएंगे भी। बस एक बात कहूंगा आखिरी में, अब्दुल्ला भाई जुल्म भी खत्म होगा, अब्दुल्ला भाई अल्लाह हाफिज। जालिम भी अब्दुल्ला भाई जिस तरीके से बीजेपी छोड़कर जो ओबीसी नेता थे या पिछड़े नेता थे वो जिस तरीके से सपा में आए हैं, उसके बाद से अब आजम खां के बेटे की रिहाई होना और उनका जेल से बाहर आना, ये एक बड़ा संदेश है कि किस तरीके से इस बार यूपी चुनाव में अखिलेश यादव मजबूत होते दिख रहे हैं। अब बीजेपी को जो धर्म की राजनीति कर रही थी, जो 80 बनाम 20 की राजनीति कर रही थी, अब उसको वही फॉर्मूला उस पर भारी पड़ता दिख रहा है। अब लग रहा है जैसे यूपी में 85 बनाम 15 होने वाला है। जिस तरीके से एक एक करके, चाहे मुस्लिम नेता हो, ओबीसी नेता हो, पिछड़े नेता हो, चंद्रशेखर आजाद हो, कल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी के लिए किसी से अब गठबंधन के रास्ते नहीं खुले हैं सिवाय एक के, अभी भी हमने दरवाजे खोले हुए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी भी रावण चाहे तो गठबंधन कर सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अब जो योगी ने कहा था कि यूपी में 20 बनाम 80 होने वाला है, अब वही फॉर्मूला उल्टा पड़ गया है और 15 बनाम 85 होकर रह गया। तो ये कल की दो बड़ी खबरें थी कि एक तरफ जहां यति नरसिंहानंद जैसे जो नफरती बयान देते थे, जो मुसलमानों के खिलाफ हेट फैलाते थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है, वहीं जो अब्दुल्ला आजम खां है जो खीरा ककड़ी चोरी के आरोप में जेल में बंद थे, उनको जमानत मिली है, उनकी रिहाई हो चुकी है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।